नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौदर। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 सीटों का जिस तरह से लॉस हुआ, जयपुर में मंथन हुआ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए, मोदी को पूरा फीडबैक दिया कि आखिर लॉस क्यों हुआ। लेकिन बता रहे हैं कि जो कमियां संगठन में रहीं, जो विधायकों की कमियां रहीं, तमाम तरह की जो कमियां रहीं, अब इन सारी कमियों का ठीकरा लगता है अधिकारियों पर फोड़ा जाने वाला है। ज़्यादातर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायकों ने और कार्यकर्ताओं ने संगठन को, सरकार को ये बताया कि कांग्रेस राज के समय से, कांग्रेस सत्ता के समय से ही अधिकारी पहले से ही तैनात हैं। विधायकों की, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, अधिकारियों ने बात नहीं मानी और बीजेपी को वहाँ लॉस हुआ है। तो कमी तो संगठन में रही, या फिर विधायकों ने जो मेहनत नहीं की, या फिर पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ एजेंट से लेकर ऊपर तक जो खामियां रहीं, वो तो शायद लगता है संगठन को पता है, उसका आकलन भी कर लिया है। लेकिन अब आखिर ये किसके माथे फोड़ें, किसके माथे फोड़ा जाए, ये ठीक रहा। इसलिए इससे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर कोई नहीं हो सकता कि अधिकारियों पर ये ठीकरा फोड़ दिया जाए। अब बताया जा रहा है कि जल्दी ही आईएएस और आईपीएस जो जिला कलेक्टर है और जिला एसपी है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको अब ट्रांसफ़र किया जाएगा और अपनी जो बीजेपी माइंड के अधिकारी हैं, उनको वहाँ फील्ड में तैनात किया जाएगा। बड़ा सवाल है कि अधिकारियों का भी बीजेपीकरण, कांग्रेसीकरण होने लग गया है। ये अधिकारी राजस्थान में ही रहेंगे, काम इनसे ही कराना पड़ेगा। अब शासन चाहे बीजेपी का हो, शासन चाहे कांग्रेस का हो, अधिकारी तो यही रहेंगे, काम तो यही करेंगे। ये अलग बात है कि अपनी कमियों की वजह से किसी भी पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन ठीक रहा सिर्फ अधिकारियों पर फोड़ दिया जाता है, क्योंकि अधिकारी कुछ बोल पाएंगे नहीं। ट्रांसफ़र एक नीति है, ट्रांसफ़र जब चाहे जब कर दीजिए। ट्रांसफ़र करने के बाद कम से कम कार्यकर्ताओं में सत्ता संगठन ये मैसेज दे देता है कि लीजिए, आपने कहा था कि अधिकारी आपकी बात नहीं मानते थे इसलिए लॉस हुआ, तो हमने अधिकारियों को हटा दिया। अब तो जाइए, कम से कम मेहनत कीजिए क्षेत्र में जाके, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंचायत और निकाय चुनाव आने वाले हैं। इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा, और अब जी तोड़ तरीके से मेहनत करिए और पंचायत और निकाय चुनाव में पार्टी को जिताइए। इसलिए पूरा ठीकरा अब अधिकारियों पर फोड़ा जा सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वह है भरतपुर जिले में पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख के उपचुनाव होने थे। डेट भी फिक्स हो गई थी। फॉर्म नॉमिनेशन भरने की, फाइल करने का डेट भी फिक्स हो गई थी। काउंटिंग की, रिजल्ट की, सब चीज़ फिक्स हो गई थी। लेकिन हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक लेटर जारी हुआ, जिसमें भरतपुर में जो उपचुनाव होने हैं तुरंत प्रभाव से उनको रोक लगा दी गई, स्थगित कर दिया गया और बता दिया गया कि आगामी आदेश तक कोई उपचुनाव नहीं होंगे। फिलहाल इनको स्थगित किया जाता है। अब देखिए, भरतपुर लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। जिला प्रमुख का उपचुनाव होना है। ऐसा ना हो जिला प्रमुख भी हार जाएं, इसलिए पूरी मशक्कत में बीजेपी जुटी हुई है। यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फीडबैक दिया कि उपचुनाव जिला प्रमुख का होने जा रहा है, लेकिन स्थिति हमारी कमज़ोर है तो फिर क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, फिलहाल इसको स्थगित कर दीजिए। जल्दी से फिर जो समय मिलेगा उसमें तैयारी कर लेते हैं। जो जिला परिषद सदस्य हैं 36-37, उनको हम एकजुट करते हैं, उन पे अपनी पैंठ बिठाते हैं, जिससे हमारा जिला प्रमुख बन जाए। कम से कम लोकसभा चुनाव में तो हमें बेइज्जती हुई है, हार का सामना करना पड़ा है, कम से कम इसमें तो लाज बचा लें जिला प्रमुख बना करके। बताया जा रहा था कि ये रद्द क्यों किया गया, उपचुनाव रद्द क्यों किया गया, इसके बारे में बताया जा रहा था कि कांग्रेस के जो जिला प्रमुख बनना चाहते हैं उन लोगों ने अपनी कैंपिंग शुरू कर ली थी, और जो जिला परिषद सदस्य हैं उनको एकजुट कर लिया था और उनको लेकर के बाहर चले गए थे, कैंपिंग कर रहे थे। कांग्रेस पूरी तैयारी कर चुकी थी, जिला परिषद सदस्यों को अपने बाड़े में ले चुकी थी। सीधी सी बात है, बीजेपी के पदाधिकारियों को पता लगा कि कांग्रेस तो खेला कर गई, सारे सदस्यों को ले गई, अब हम कैसे करेंगे, जिला प्रमुख बनाएंगे। तुरंत प्रभाव से सरकार से बात की, जैसा लोग बता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी, आगामी आदेश तक चुनाव नहीं होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बयान भी आया कि सरासर अन्याय है
बीजेपी ने इस तरह का कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बीजेपी को डर सता रहा है करारी हार का। जिला प्रमुख चुनाव में वो हारेंगे, इसका डर उनको सता रहा है, इसलिए उन्होंने इसको रद्द किया है उपचुनाव को, जो नहीं होना चाहिए था। अब देखिए मशक्क़त है, चुनाव चाहे कुछ महीने बाद हों, चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे। अब उसमें कितना समय लगाएंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर है, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर जिला प्रमुख पद को उपचुनाव में जीतना चाहती है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर जिला प्रमुख चुनाव को जिला प्रमुख अपना बना करके ही दम लेना चाहती है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सी पार्टी सफल होगी, कौन विफल होगी, वो तो समय बताएगा इलेक्शन का डेट फिक्स होने के बाद। लेकिन इसके अलावा और अगर एक बात करें तो उपचुनाव होने 5 सीटों पर विधायकों की सीट खाली हो गई है। अब विधायकों की सीट खाली हो गई है तो बीजेपी का मूड यही है कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का जो लॉस हुआ है, कम से कम उप विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, इन सभी को हथियाया जाए, इन सभी को फतेह किया जाए। उसकी रणनीति बनाई जा रही है, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के मुताबिक कार्य किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है, सभी को निर्देश दे दिया गया है हर विधानसभा सीट पर जहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं कि कुछ भी करिए, कितनी भी मेहनत करिए, जोड़ तोड़ पूरा पसीना लगा दीजिए, लेकिन उपचुनाव किसी भी हालत में हमको जीतना है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उधर कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है, चाहे हरीश मीणा हो, चाहे मुरारीलाल मीणा हो, हनुमान बेनीवाल हो, जितने भी ये विधायक बन करके आए हैं, पांचों के पांचों ये सब चाहते हैं कि उनके लोग ही फिर से उपचुनाव जीत जाएं। अब दौसा में बता रहे हैं कि मुरारीलाल मीणा की सीट खाली हो गई है, मुरारीलाल मीणा के परिवार से कोई लड़ सकता है, या फिर बता रहे हैं कि किरोड़ीलाल बाबा के भाई भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जो समीकरण बैठा था, जो लोग उछल रहे थे, उनको नाराज़ जो हो रहे थे उनको संतुलित किया गया था। मुरारीलाल मीणा का कहना है कि उपचुनाव तो हम ही जीतेंगे दौसा से, हरीश मीणा की सीट खाली है, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं अपने बेस पर ही चुनाव हम लड़ेंगे। विजेंद्र ओला की बात करें, वहाँ पे भी यही हाल है। तो जो उपचुनाव होना है वो भी एक बहुत बड़ी एक प्रेस्टेज का पॉइंट बना हुआ है बीजेपी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस खोना नहीं चाहती इन सीटों को और बीजेपी किसी भी हालत में इनको पाना चाहती है। अब फिलहाल बीजेपी को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, जिस तरह से लॉस हुआ है और बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में काफ़ी जो एंटी माहौल बीजेपी के खिलाफ बना था, उसकी वजह से लॉस हुआ था, उस माहौल को पहले बीजेपी के पक्ष में लाया जाए, सकारात्मक कराया जाए, लोग नाराज़ हैं उनको संतुष्ट किया जाए जिससे उपचुनाव को जीत सकें। लेकिन कितने संतुष्ट कर पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे, कांग्रेस कैसे जीत पाएगी, बीजेपी कैसे जीत पाएगी, वो तो जनता पर ही डिपेंड करता है। उपचुनाव होंगे तब पता लगेगी। राजीव गांधी जो युवा मित्र हैं, बीजेपी सरकार बनते ही उनको वो कांग्रेस के समय लगाए गए थे, 5000 की संख्या बता रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनते ही उनको हटा दिया गया था। तब से ही आंदोलन कर रहे हैं, कभी जयपुर में करते हैं, कभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गांव अटारी भी पहुंच गए थे, कभी भरतपुर आते हैं। लगातार इन जो राजीव गांधी युवा मित्र इनका आंदोलन जारी है, किसी भी ना किसी रूप में वो विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांग रख रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी बहाली, हमको जो हटाया गया है हमारी बहाली फिर से की जाए, क्योंकि बेरोज़गार हैं, जो मिल रहा था उससे रोज़गार तो चल रहा था। एक दूसरा जो नया पॉइंट है, 3rd ग्रेड टीचर में 50% आरक्षण जो महिलाओं को सरकार ने देने का प्रावधान किया, उसके बाद युवाओं द्वारा राजस्थान के कई इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है। बता रहे हैं कि जब महिलाओं को तो पहले से ही आरक्षण प्राप्त है, 50% और दे दीजिए, उसमें भी फिर सैनिक कोटा अलग से आ जाता है। तो फिर जो युवा हैं, यूथ है, पुरुष है, उनका जो कोटा है वो बहुत कम हो जाता है। इस अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिए, इस फरमान को वापस लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार, बीजेपी राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान के लिए ऐसा करना चाहती है कि 3rd ग्रेड टीचर में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, उनका हिस्सेदारी दी जाए। राज्य सरकार की सोच महिलाओं को ऊपर उठाने की है, लेकिन युवा कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हम बेरोज़गार रह जाएंगे। इस पर समानता का अधिकार होना चाहिए और इसमें एक सही फैसला होना चाहिए। ये सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ज़िले जो 19 बनाए थे पहले,
कांग्रेस सरकार ने। उसके बाद फिर और बनाए थे। अब बता रहे हैं कि राज्य सरकार, बीजेपी सरकार, उनको उनमें से कई जिलों को ख़त्म करना चाहती थी। उसके लिए एक समिति भी बनाई थी। हेमाराम चौधरी जो बाड़मेर से हैं, उनका बयान भी आया था जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था, पुतला दहन और मामला गरमाया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार जो कोशिश कर रही है, नए ज़िले जो बनाए उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, कभी कर ही नहीं सकती, हिम्मत ही नहीं है। काफ़ी विरोध भी हुआ था। गोविंद सिंह डोटासरा भी यही बयान दे चुके थे कि हिम्मत ही नहीं है नए ज़िलों को ख़त्म करने की। लेकिन बता रहे हैं कि जो समिति राज्य सरकार ने बनाई थी, जो नए ज़िले बने, उनके सृजन और गठन और तोड़ने और जोड़ने की, उस समिति को भी शायद भंग कर दिया गया। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये है कि बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई है राज्य जो ज़िले बने हैं उनको लेकर के। कुछ ये भी बता रहे हैं लोग कि नए जो ज़िले कांग्रेस सरकार बने थे उनको हटाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उन क्षेत्रों में जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है ऊपर आला कमान को, ऊपर संगठन को, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी है कि अगर आप इन ज़िलों को हटाते हो तो जनता हमसे नाराज़ हो जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव में हमारा नुकसान होगा। इसलिए ऐसा काम ना किया जाए। जो ज़िले बन गए, जनता संतुष्ट है, उन ज़िलों को बरकरार रखा जाए, उनको हटाने की कोशिश ना की जाए। अगर कोशिश की जाती है तो सीधा सा नुकसान स्थानीय विधायक को और बीजेपी को होगा। इसलिए शायद हो सकता है सरकार इस फीडबैक के आधार पर बैकफुट में हो। हालांकि ये बता रहे हैं कि कम से कम जो बाद में 3 ज़िले बने थे उनको हटाया जा सकता है। अब एक जो स्पेशल बात हम कर रहे हैं भरतपुर ज़िले की, भरतपुर शहर की, जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गृह शहर भी है, गृह जिला भी है। काफ़ी समय से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान यहाँ पे प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान तो चलाया जा रहा है, वो चल कैसे रहा है? आज भी चला है, आप तस्वीर भी देख सकते हैं। सड़क के किनारे यूआईटी की दुकान भी बनी हुई हैं और यूआईटी की दुकान के पास में किसी ने अस्थाई लोहे की एक दुकान भी लगा ली। ई मित्र वो चला रहे थे, पति पत्नी थे। जेसीबी आई, हटा दिया प्रशासन के। रो रही थी महिला कि हम तो SC ST के हैं, दलित लोग हैं और दलित नियम के आधार पर ही सरकार ने हमको ई मित्र अलॉट की थी कि आप अपना रोज़गार चलाइए, परिवार चलाइए। हम तो सड़क से बहुत दूर हैं, हालांकि अवैध हैं, लेकिन यूआईटी की जो दुकान है उससे बिल्कुल सटेमा है। अगर हमें हटाए तो यूआईटी की दुकान को भी तोड़ना चाहिए था। सरकार ने नियमानुसार हमको ई मित्र दी थी परिवार के पालन पोषण के लिए, क्योंकि वो SC ST हैं, उसमें उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन एक झटके में उनको अस्थायी दुकान को तोड़ दिया गया। पत्नी रोती रही, लेकिन किसी ने व्यथा नहीं सुनी। सर्कुलर रोड है भरतपुर शहर के चारों तरफ। अतिक्रमण के नाम पर अस्थायी जो खोखा यहाँ के स्थानीय भाषा में कहते हैं उनको हटा दिया जाता है, माफ़ कीजिएगा। और रेहड़ी वाले जो हैं, रिक्शे वाले हैं, उनको हटा दिया जाता है। लेकिन बड़े जो अवैध कब्जे वाले लोग हैं, जो माफिया जिनको कह सकते हैं, उनके खिलाफ प्रशासन में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और अब असली वजह वही है, अगर परेशानी आम जनता को उठती है तो उस अवैध निर्माण से है। सर्कुलर चौराहे के चारों तरफ आप निकल जाइए, प्रशासन भी रोज़ाना निकलता है, सब दिखाई देता है, लेकिन अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं करता। सर्कुलर चौराहा रोड के चारों तरफ अवैध कब्जे हो चुके हैं, दुकानें गठित हो गई, दुकान का मटेरियल पड़ा है, लेकिन हटाने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ हटाएंगे तो फिर आपके पास ऊपर से फ़ोन आ जाएंगे, आप नहीं हटा सकते। रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, अस्थाई दुकानदार वाले, इनकी तो कोई अप्रोच नहीं है, इसलिए सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है, इनको हटा दीजिए। सर्कुलर रोड के दोनों तरफ में बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, राजस्व भूमि पर बने हुए हैं, सरकार की भूमि है, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, कोठी बनी हुई हैं, राजस्व भूमि में हैं। और राजस्व के जो नक्शा है, मैप है, उसमें आज भी वो है कि अवैध बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन हिम्मत नहीं उनको तोड़ दे या थोड़ी सी भी एक्शन लेने की कोशिश करेगा, फ़ोन आ जाएगा, वापस जाना पड़ेगा बुलडोज़र लेकर। तो हमारा कहने का मतलब है कि अवैध अतिक्रमण जो हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता को परेशानी होती है। लेकिन इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, बड़े करें सो लीला और छोटे करें सो पाप, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गरीब लोग जो अपना रोज़ाना की 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए अस्थाई
एक 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 अस्थाई लकड़ी का या लोहे का एक खोखा टाइप का अस्थाई दुकान लगाकर चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको तो आप हटा देते हो। लेकिन जो मॉल वाले हैं, बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकान, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली हैं, उन पर आपका बुलडोज़र उनकी छाया तक नहीं जा सकता है। उनके खिलाफ़ पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं सबसे जो गरीब है, सबसे जो कमज़ोर है, कानून का डंडा पहले उस पर ही चलता है। जो ताकतवर है, मजबूत है, पैसे वाला है, उस पर डंडा चलाने से पहले आपको 50 बार सोचना पड़ता है। यही सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो भी है ऐसा नहीं होना चाहिए। मेवात क्षेत्र में जिस तरह से अब जो साइबर क्रिमिनल हैं, टटरूबाज जिनको कहते हैं, उनके खिलाफ़ प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, उन्होंने जो अवैध भूमि पर, राजस्व भूमि पर अवैध तरीके से जो बिल्डिंग का निर्माण कर रखा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। कई दुकानें तोड़ भी जा चुकी हैं, कुछ को आइडेंटिफाई किया है, उनको तोड़ने का प्रयास भी अब किया जाएगा। बिल्कुल सही है, होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, अगर अपराधी हो या वो सामान्य आदमी हो, अगर सरकार की भूमि पर प्रॉपर्टी का निर्माण करता है, उसको तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए। लेकिन उन इलाकों में भी जाना चाहिए जहां लोगों ने रास्तों पर कब्जे कर रखे हैं और आम जनता के लिए वहां पर रास्ता निकलने के लिए नहीं है, पूरे गांव के लिए रास्ता निकलने के लिए नहीं है, वहां पे प्रशासन का डंडा क्यों नहीं चलता। इस तरह के कई सवाल हैं जो जनता के बीच चलते हैं कि गरीब और कमज़ोर व्यक्ति पर ही कानून का डंडा क्यों चलता है, पैसे वालों पर क्यों नहीं चलता, अप्रोच फुल लोगों पर क्यों नहीं चलता। तो ये आज का जो डिस्कस है वो हमने बताया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं।